शादियां कितनी की? जी, मेरा मतलब है कि आपने कितनी शादियां की? तंदील, शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही की। शायद इसकी वजह यह भी है कि आज के जमाने में एक बीवी और एक किचन अफोर्ड करना कितना मुश्किल काम है। इट्स योर लाइफ, हमारे नए प्रोग्राम का नाम। आइए इस प्रोग्राम की कुछ तफसील आपको बताती चलूं। इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात मुल्क की ऐसी मारूफ व मकबूल शख्सियतों से कराएंगे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत नुमाया कारनामे सरअंजाम दिए हैं। हम इन शख्सियात की पूरी जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। वो क्या थे, वो क्या हैं, कुछ तो वो खुद जुबानी अपने बारे में बताएंगे और कुछ उनके दोस्त अहबाब और साथी उनके बारे में बताएंगे। इस प्रोग्राम में जो शख्सियत भी आएगी हम उससे मुतालिक प्रोग्राम देखने वालों से सवाल पूछेंगे और सही जवाबात पर इदारे की तरफ से शील्ड्स और कीमती इनामात दिए जाएंगे। शोबिस की एक अहम शख्सियत से करवा रहे हैं। शोबिस की दुनिया में यूं तो सभी शोबे अहम होते हैं, लेकिन एक शोबा ऐसा है जिस पर शोबिस की पूरी इमारत उस्तवार की जाती है। जी हाँ, वो शोबा है हिदायतकारी का। स्टेज हो, टेलीविजन हो या फिल्म हो, अच्छी से अच्छी कहानी, फनकारों की बेहतरीन परफॉर्मेंस और आलीशान सेटों के बावजूद अगर उस पर हिदायतकार की गिरफ्त ना हो और फनी सलाहियतों से मालामाल ना हो तो पूरी इमारत धड़ाम से नीचे आ गिरती है। लेकिन अगर हिदायतकार बासलाहियत हो और अपने फन से पूरी तरह आशना हो तो फिर कमजोर कहानी, नए फनकार और कम लागत के सेटों के साथ शोबिस की इमारत इस अंदाज से तामीर करता है कि वो जाज़िब नजर हो जाती है। मोहम्मद जावेद फाजिल, एक ऐसा ही नाम जिसने बहुत कम अरसे में फिल्म इंडस्ट्री में अहम तरीन मकाम हासिल किया। न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि टीवी मीडिया में भी अपने फन का लोहा मनवाया। तो आइए उनसे मिलते हैं। लेकिन ठहरिए, इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात जावेद फाजिल साहब से करवाएं, मैं आपको बताती चलूं कि इस प्रोग्राम के इख्तिताम में हम जावेद फाजिल से मुतालिक 3 सवालात आपसे पूछेंगे और सही जवाबात पर आपको इदारे की तरफ से शील्ड्स और कीमती इनामात दिए जाएंगे। और हाँ, जवाबात के साथ अपनी तस्वीर जरूर भेजिएगा। तो आइए मिलते हैं जावेद फाजिल साहब से। तंदील, कुछ ऐसा है कि मेरी पैदाइश हिंदुस्तान के शहर में हुई जहां मुझसे पहले कई नामवर फनकार पैदा हुए। वो शहर था अंबाला और सन था 1940। उसके बाद ऐसा हुआ कि 47 में हम लोग जब मुल्क तकसीम हुआ तो पहले आके गुजर खान में क़याम किया। उसके बाद 48 में हम लाहौर आ गए पूरी फैमिली और पुराने आजकली में कपूरथला हाउस एक जगह है जहां हमने क़याम किया और उसके नज़दीक एक बहुत छोटा सा स्कूल था उस वक्त, जैन मंदिर। वहां मैंने दाखिला लिया और उसी स्कूल में मेरे क्लास फेलो थे। जहां और थे वहां मेरे बड़े अच्छे दोस्त बने, वो थे माजिद अली शाह। जावेद भी उसी टाट पर बैठा हुआ था जहां मुझे जाके बिठाया गया पहली क्लास में। तो तारुफ हुआ अपनी वही ज़ुबान में, बचपने की ज़ुबान में। पता चला कि ये लोग अम्बाले से आए हैं। मैंने भी उसको बताया, मैंने कहा भी हम तो अमृतसर से आए हैं। फिर शफकत राना भी तीसरा बच्चा आगे बैठ गया। वो शायद मुकामी थे, वहाँ कपूरथला हाउस में ही रहते थे हमारे पास ही। जितनी भी उस जमाने की स्पोर्ट्स थी, मतलब लाहौर की जो स्पोर्ट्स होती थी, पुरानी गुल्ली डंडा, डबियाँ खेलना, पतंगे उड़ाना और क्रिकेट भी खेलना, ये सब उसी में शामिल है। एक मुझे ऐसा वाक़या याद आ गया कि हम लाटू चला रहे थे, खेल रहे थे, जो हमारे पंजाब की है एक खेल। तो वो लाटू चलाते चलाते मेरा वो जो सर्कल था ना उससे बाहर उसका वो निकल गया लाटू। तो मैं कहा तुम तो हार गए यार। वो मेरे साथ लड़ पड़ा। वो मैं जो अपना लाटू और उसका लाटू, क्योंकि मैं जीत गया था, दोनों को लाटू उठा के मैं जो भागा हूं तो ये मेरे पीछे भागा। ये भागते भागते ऐसे गिरा कि उसकी टांग के ऊपर बड़ी जबरदस्त चोट आई। उससे मुझे बड़ी गालियां दी। वापस गया, मेरे डैडी को शिकायत की उसने, लेकिन उसने कहा यार खेल भी ऐसे होता है,
कोई बात नहीं है। जावेद साहब, आपने देखा शफकत राना साहब क्या कहते हैं? क्या आपको भी ये वाकया याद है? जी हाँ, बचपन के वाकयात और दोस्त कभी नहीं भूलता इंसान। मुझे याद है ये वाकया और ये सारी शरारत दोस्तों की। आज के सब अव्वल के हदायतकार मोहम्मद जावेद फाजिल को मैं उस वक्त से जानता हूँ जब वो मेरे साथ प्राइमरी से हाई स्कूल तक पढ़ते थे। उस वक्त का जावेद फाजिल एक खामोश तबा नौजवान जो हर वक्त किसी गहरी सोच में डूबा रहता था। ये सोच शायद फ़न की सोच थी जो उसे फिल्मी दुनिया में ले आई और अपनी मेहनत और लगन, मुताले और मुशाहदे के बलबूते पर वो इस मुल्क का सफ़े अव्वल का हदायतकार बन गया। जाऊंगी मैं, तुझे छोड़ के कैसे जाऊंगी मैं। फिर उसी ज़माने में मतलब हाई स्कूल में जब हम पहुंचे ना, वहाँ से हमने स्टार्ट किया कि हम तकरीबन जब भी कोई नई फिल्म पाकिस्तानी लगी हमने इकट्ठे देखी है। पहले दिन देखी, पहला शो देखी। पंजाबी फिल्म रिलीज़ होनी थी, एक दो दिन उसकी रह गए उसको रिलीज़ होने में, तो हमारे पास फिल्म देखने की टिकट के लिए पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं हो रहा था। बड़े परेशान थे, तो कर रहे थे लेकिन क्या करते। तो एक वहाँ बैठे हुए थे इसी के घर में, कपूरथला हाउस में बैठे हुए थे। तो अचानक मैं बाथरूम में गया तो मैंने जावेद को इशारा किया, मैंने कहा भाई एक लोटा पड़ा हुआ अंदर बड़ा चमक रहा है। तो कह रहा नहीं नहीं यार, वो तो मम्मी ने अभी तो नया, वो अपनी माँ को मम्मी कहता था, तो मम्मी ने अभी वो नया नया ख़रीदा है, तो वो नहीं, उसका नहीं कुछ करना। मैंने कहा नहीं, उसका नहीं कुछ करना तो फिर कल फिल्म नहीं देखते। मुझे मालूम था कि ये नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसने फिल्म हर सूरत देखनी है, चाहे कुछ हो जाए, फिल्म पहले शो देखनी है उसने। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने तो कन्विंस नहीं किया, मैंने उसको एक निशानदेही कर दी। मैंने कहा यही एक आखिरी आइटम रह गई हुई है, देख लो। तो कहेंगे चलो फिर उठाओ। तो दोनों ने लोटा उठाया, उस वक्त रुमाल वगैरह था, उसमें काबू किया उसको, लोटे को। पीतल का लोटा था, वाकई बड़ा चमक रहा था। जाके मुझे याद है चौक था कोई, पता नहीं वो पुरानी नारकली का चौक था, तो उसका चौक था। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे वो आदमी हमारा इंतजार कर रहा है, लोटे का इंतजार कर रहा है। उसने पूछा बच्चों के कितने पैसे लेने हैं, वो गट्टे वाला था, पता नहीं कौन था। तो इसने जावेद ने पता नहीं 10 रुपये कहा कि 11 रुपये का, टिकट के हिसाब से उसने बीच में रिफ्रेशमेंट भी डाल ली। बाद में हम नान हलीम भी खाते थे वगैरह, तो सारा कुछ डाल के इसने 11 रुपये का उसको मोल दिया। पता नहीं उसने 10 रुपये दिए, कितने दिए। इस तरह वो एक फिल्म जो हमने देखी, एक घर में चोरी करके, अपने घर में। जी जावेद साहब, ऐसे ही था क्या? हाँ, कभी कुछ याद पड़ता है, था ऐसे ही, मगर दरअसल वक्त और ज़माना बहुत बीत गया, तो इस वाक़े की यादें मेरे जहन में कुछ मध्यम सी पड़ गई हैं। जावेद साहब, ये बताइए कि आपका तालीमी सिलसिला कहाँ तक जारी रहा और फिर आप इल्म से फिल्म तक कैसे आए? तब्दील कुछ ऐसा था कि स्कूल टाइम में मेरे अंदर एक आर्ट सी थी फिल्म की। दूसरे लड़के फिल्म देखते थे उस वक्त तफरीह के लिहाज से, मगर मेरे क्लास वाले आज भी मुझे बताते हैं कि मैं उस वक्त फिल्में देखता था तनकीदी नज़र से, और अगले दिन आके क्लास में उसका जिक्र करता था। इसी उसमें सिलसिला चलता रहा, तालीम चलती रही। मैट्रिक के बाद मैंने इस ख्वाहिश का इजहार अपने वालिद से किया कि मैं फिल्म लाइन ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरे वालिद का ये कहना था कि पहले इल्म फिर फिल्म। वो कहने लगे पहले ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद जो उनको होगा करा देंगे। शायद उनके जहन में ये बात भी हो कि अभी कच्चा जहन है, ग्रेजुएशन करते करते तक मैच्योर हो जाएगा तो फिर ज़िंदगी की कोई और राह इख्तियार करेगा। मगर एफए तक जब उन्होंने देखा कि मेरा रुझान फिल्म से नहीं हट रहा है, तो फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करनी शुरू की।
सपोर्ट ऐसे कि उन्होंने अमेरिकन लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरी मेरा दाखिला कराया कि यहाँ जो भी फिल्म के बारे में लिटरेचर अवेलेबल है वो पढ़ो। मुझे मैगजीन्स फिल्म के ला के दिए, मुझे अपने साथ ले जाके फिल्में दिखाई। उनका पॉइंट ये था कि अगर फिल्म में जाओ तो बूट्स की तरह मत जाओ, कुछ सीख के जाओ, कुछ थोड़ी बहुत थ्योरी जान के जाओ। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने उनसे मुतालबा किया कि जी मेरी बात हुई है, खदीर गौरी साहब से मुलाकात हुई है, वो बड़े मुल्क के नामवर डायरेक्टर हैं। उस दौर में उनकी फिल्म मौसीक़ार रिलीज़ हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर फिल्म ज्वाइन करनी है तो अपने वालिद को अपने साथ लेकर आओ। सो मैं अपने वालिद को लेकर खदीर गौरी साहब से मिला। सबिया, संतोष और मैं हम इकट्ठे बैठे थे, चौधरी कैमरामैन राइटिंग कर रहे थे। इतने में वो साहब, मैं अपने साहबजादे की तशरीफ़ लाए तो ये वही नौजवान था जो मेरे पास चंद दिन पहले आया था और उसने फिल्मी शोबे, ख़ासकर डायरेक्शन के शोबे में मुझे ज्वाइन करने के लिए दरख्वास्त पेश की थी। उनके वालिद साहब शक्ल सूरत से एक शरीफ इंसान नज़र आते थे। उन्होंने अपने नाम बताया कि मेरा नाम मोहम्मद फाजिल है और ये मेरा बेटा है, एक ही बेटा है। तो इससे कहा कि आप मेरे साथ चले, मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता हूँ। एक ही बेटा है, मुँह ज़ोर है। सोचा अगर नहीं जाऊँगा तो ये खुद चला जाएगा, बेहतर ये है खुद ही इसके साथ जाऊँ और आपके सपोर्ट कर दूँ। जावेद फाजिल साहब मेरे पास जितना अरसा रहे, 7-8 साल इब्तदाई, मैंने जो कुछ भी अपने फ़न के मतलब उन्हें दे सकता था देने की कोशिश की। आपने कदीर गौरी साहब को क्यों छोड़ा और एस सुलेमान साहब के पास क्यों आ गए? सच्ची बात तो यह है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो कदीर गौरी साहब के तुफैल हूँ। मैं समझता हूँ कि एक बाप वो था जिसने मुझे जन्म दिया और दूसरा बाप मेरे गॉडफादर फिल्म में कदीर गौरी साहब, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। शायद ही किसी उस्ताद ने अपने शागिर्द की इतनी कोचिंग की हो जितनी मेरी की। मैंने आगाज़ उनके साथ किया था, उनके पास ही मैं चीफ असिस्टेंट बना, उनकी ज़ेरे हिदायत और काफ़ी ट्रेनिंग पाई। मगर उसके बाद मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही थी उनके पास। मेरे अंदर एक लावा सा था, मैं कुछ शेयर करना चाहता था, कुछ सजेस्ट करना चाहता था, उसका मुझे मौका नहीं मिल रहा था। शायद उसकी एक वजह यह भी हो कि वो सोचते हो कि ये बच्चा जो कल मेरे पास आया था, मेरे हाथों में आया था, आज ये मुझे सजेस्ट कर रहा है। तो उस घुटन को तोड़ने के लिए मैं वहां से निकला और मैं एस सुलेमान साहब के पास आ गया। सुलेमान साहब के पास मुझे बहुत खुल के काम करने का मौका मिला और सुलेमान साहब ने मुझे बहुत एतमाद किया और उस आज़ादाना काम करने के माहौल में मेरी बड़ी ग्रोथ हुई और मैं आगे बढ़ता गया। उसकी मेरी एसोसिएशन गालिबन 20 से 25 फिल्मों तक की है। वो ऐसा असिस्टेंट था जिस पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था और उसकी मौजूदगी में अक्सर मैं रिलैक्स कर जाता था। जावेद ने मेरे साथ जितनी फिल्में की हैं वो बड़ी क्लोजली की हैं, क्योंकि मेरा ज़िंदगी में हमेशा ये उसूल रहा है काम करने का कि मैं अपने एसोसिएट को हमेशा पूरा फ्रीडम देता था कि अगर कहीं मैं चूक रहा हूं तो वो मुझे चेक करे, और जावेद ने अक्सर ऐसा किया भी है और बाज़ जगह हम दोनों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया और मैंने उसकी बात को अप्रिशिएट करते हुए उस अंदाज से भी किया। बहरहाल जावेद एक एसोसिएट डायरेक्टर ही नहीं, एक डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है। मसलन उसकी फिल्में दहलीज, बाज़ार हुस्न, ज़िद, बुलंदी, जो कि बुलंदी एक ऐसी फिल्म है जो जिसमें उसने दो बिल्कुल नए आर्टिस्ट मुतारिफ कराए और वहाँ उसके
अच्छे डायरेक्टर और उसके एक्सपीरियंस का बड़े वाज़ेह तौर पे पता लगता है। अरे तुम कब आए? जब तुम डूबी हुई थी सुरों के समुद्र में, for you। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, तुम्हें मेरा पियानो बजाना कैसा लगा? शबनम की तरह। मैं समझी नहीं। सुबह सुबह जब फूलों पर शबनम गिरती है तो फूल एक नई ताजगी और निखार के साथ झूम उठते हैं। तुम्हारे पियानो की आवाज शबनम के कतरों की तरह मेरी रूह पे गिर रही थी और मैं अपनी रूह में एक नई खुशबू, एक मिठास ही महसूस कर रहा था। मैं समझता हूं कि जितनी वैरायटी फाजिल साहब ने और मैंने मिलके इस इंडस्ट्री में दी है, आज तक किसी राइटर, किसी डायरेक्टर का ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। जावेद फाजिल साहब का शुरू से मिजाज बहुत गर्म रहा है, तो अभी वो फिल्में कंप्लीट नहीं हो पाई थी कि इनकी लड़ाई हो गई और ये सलमान साहब को छोड़ छाड़ के चले गए। जी नहीं, मैं लड़कर नहीं गया था, बल्कि उस जमाने में मुझे दीबा प्रोडक्शन की फिल्म मेरे जीवन साथी मिल गई थी बतौर डायरेक्टर। मुझे जो सबसे बात अच्छी लगी थी जावेद फाजिल में, उसमें जिम्मेदारी का एहसास कूट कूट कर था, उस टाइम भी जब वो असिस्टेंट थे और उसके बाद भी जब उन्होंने फिल्म डायरेक्ट की। मेरी फिल्म इसीलिए डायरेक्ट की कि मुझे वो ज़माने से ही मेरे जहन में था कि ये बहुत अच्छे डायरेक्टर बनेंगे, और इसका सबूत मेरी ही फिल्म थी जिसमें उन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया, बेइंतहा अच्छा काम, और इतने कॉन्फिडेंस से उस वक्त के टॉप स्टार्स से काम लेना भी डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। और एक नए डायरेक्टर के लिए, वहीद मुराद हीरो थे उसमें, उनको ही समझाना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन जावेद फाजिल ने बहुत अच्छा काम किया। और वो बदकिस्मती ये रही कि वो फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकी। फिल्म का नाम था जीवन साथी, लेकिन वो पब्लिक तक नहीं पहुंच सकी। जावेद फाजिल की मुझे ये खुशी है कि उस फिल्म से ना सही, लेकिन उसके बाद वो बेशुमार अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई, इंडिपेंडेंट वो इस्टेब्लिश हुए, और माशाल्लाह उन्होंने इस इंडस्ट्री को फनकार भी दिए और अच्छी खूबसूरत फिल्में, ऐसी यादगार फिल्में जो लोग सदियों याद रखेंगे, दी। वे साहब, शादियां कितनी की? जी, मेरा मतलब है कि आपने कितनी शादियां की? तंदील, शादी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ही की। शायद उसकी वजह यह भी है कि आज के ज़माने में एक बीवी और एक किचन अफोर्ड करना कितना मुश्किल काम है। न जाने लोग एक से ज़्यादा कैसे अफोर्ड कर लेते हैं सब कुछ। जावेद साहब, मैंने सुना है कि फिल्म के लोगों को शादी के मामले में बड़ी दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि फिल्म से वाबस्ता अफराद को लोग रिश्ता देते हुए इसलिए हिचकिचाते हैं कि वो इस शोबे के बारे में अच्छी राय नहीं रखते। आपकी शादी तो फिल्मी दुनिया में आने के बाद हुई, शायद आपको इस सिलसिले में कोई दुश्वारी पेश आई? मेरी शादी बहुत लेट हुई से। उसकी एक वजह यह थी कि मैं पहले कैरियर बनाना चाहता था, क्योंकि मैंने अपने उस वक्त के हमअसर साथियों को अक्सर चूल्हे हांडी के चक्कर में पड़ के अपने माहौल से बगावत करते हुए नहीं पाया। और मेरा मिशन था कि मैं पहले डायरेक्टर बनूंगा, फिर शादी करूंगा। और जब शादी का वक्त आया तो मुझे कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। शायद उसकी वजह यह थी कि मेरी वाइफ के ख़ानदान का ताल्लुक मैडम शेमा के साथ था और मेरी बीवी एक स्कूल टीचर थी। जावेद साहब, आप जिस प्रोफेशन में हैं वहाँ अक्सर रात दिन मसरूफ रहना पड़ता है, तो क्या कभी भाभी से रात को देर से आने पर झगड़ा हुआ, या फिर क्या इस वजह से कोई कशीदगी हुई कभी? देखिए साहब, एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़कते जरूर हैं, और झगड़ा वगैरह जो कुछ भी होता है वो भी एक आपस के प्यार की वजह होती है। शुरू में जरा अंडरस्टैंडिंग कम रही, बीवी इंतजार करती रही रातों को खाने पे। मैंने उसे समझाया कि हम लोगों का कोई वक्त मुतय्यन नहीं होता, कभी रात का खाना हम 2 बजे खाते हैं, कभी 3 बजे खाते हैं, जहां मिल गया जो मिल गया खा लेते हैं।
तो तुम इंतजार ना किया करो। अब तो बहुत अच्छी तरह आदी हो चुकी हूँ। पहले शुरू में मुझे ज़ाहिर है इंतज़ार रहता था हर वक्त के भी रात को आएंगे तो साथ खाना खाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है पता चल गया आहिस्ता आहिस्ता कि टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती। अक्सर ये होता है कि ज़ाहिर बात है नाराज़गी तो हर जगह होती है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है जहाँ प्यार होता है, लेकिन ये है कि मैं हमेशा समझौता कर लेती हूँ, इसलिए कि मर्द को तो ज़ाहिर है परेशान गुस्सा आता ही है। जब मैं इनके साथ गई थी एक दफ़ा सवात नाराज़ शूटिंग करने, नाराज़ फिल्म की शूटिंग करने के लिए, तो मेरा छोटा बेटा जो था वो 6-7 माह का था, तो इन्होंने एक बच्चे की ज़रूरत थी इनको, उन्होंने उसको सीन दिया रोने का। अब रोने के अंदर ज़ाहिर है वो रो ही नहीं रहा था, इतना खुश मूड में था, तो एकदम ही मुझे आवाज़ आई, 2-4 चांटे मारे इन्होंने मुँह पे उसके, तो इतनी ज़ोर से तड़प के रोया, तो मुझे ज़ाहिर बहुत बुरा लगा माँ होने के नाते। तो कहते हैं ज़ाहिर हकीकत का रंग देने के लिए तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद थी पिक्चर वो लाजवाल थी, उसके बाद बाज़ारे हुस्न बहुत पसंद आई थी, क्योंकि वो कुछ मेरी एक डायरेक्टर की बीवी होने के नाते मेरे करीबी थी वो फिल्म। आप? जी मैं। आप कब आए? काफी देर हो। आज पहली बार मुझे आपके आने का एहसास नहीं हुआ। शुरू में सच्चाई हो तो ये सब कुछ भुला देते हैं। वैसे तुम जैसी बीवी किसी आसमानी तोहफे से कम नहीं। यही बात अगर मैं आपके बारे में कहूँ तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा। लाइए मैं आपके जूते उतार। अरे अरे फिर वही हरकत। कितनी बार कह चुका हूँ तुम मेरी बीवी हो, कोई नौकरानी नहीं। शौहर की खिदमत में एक मशरकी औरत को क्या हासिल होता है ये एक औरत ही जानती है। जावेद साहब, अगर आपका कोई बेटा डायरेक्शन में आना चाहे तो क्या आपकी तरफ से इजाजत होगी? यकीनन, और बिल्कुल उसी फराखदिली से इजाजत होगी जिस फराखदिली से गुजरे हुए कल में मेरे वालिद ने मुझे इजाजत दी थी। मैं माइंड नहीं करूंगा, यकीनन नहीं। हाँ, शर्त यह है कि अगर उस बच्चे का अपना मिजाज है तो। वो इतने फेमस हैं कि उनको ये जरूर ख्वाहिश होगी कि उनका बेटा उनका नाम रोशन करे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी इसके लिए फोर्स नहीं किया। उन्होंने मेरा मुस्तकबिल मेरे ऊपर डिपेंड कर दिया कि तुम जो चाहो वो कुछ कर सकते हो। जी, फिल्म नाराज जिसमें मैं 7 माह का था, आवारगी, दुनिया दसमरी, औलाद की कसम में काम किया। मैं पायलट बनना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश होती हूँ उनकी जब मैं फिल्में देखती हूँ, क्योंकि उनकी फिल्में सारी बहुत मेयारी फिल्में हैं और उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वो फिल्में देखती हूँ तो मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। जुनैद खान, हम कोई मामूली आदमी नहीं। तुम्हारा वो हद तक कामे सलूक इस बात का गवाह है कि वक्त एक सा नहीं रहता। कल तक तुम वक्त के बादशाह थे इज्जत, आज तुम वक्त के गुलाम हो। अब तुम उस महल में सिर्फ गुलाम बनकर ही रह सकते हो, हमारे गुलाम नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता तो फिर वो करो जो बैलिफ कहता है। खाली कर दो वो महल जो अब हमारी मिल्कियत है। वो महल निशानी है हमारे आबा व अजदाद की, इज्जत है हमारे खानदान की। अगर आपने हमें उस महल से निकाल दिया तो हमारी इज्जत पर धब्बा लग जाएगा। अगर हमें उस महल से मत निकालिए। एक वज़ेदार आदमी की दूसरे वज़ेदार आदमी से दरखास्त है। दहलीज के डायरेक्टर जावेद फाजिल साहब नहीं थे, उसके डायरेक्टर थे हसन अस्करी साहब। मैं वो फिल्म लिखने के लिए गया तो लिख रहा था फिल्म, तो उसके दौरान डायरेक्टर का और प्रोड्यूसर का झगड़ा हो गया। उन्होंने उनको अलग कर दिया। अस्करी साहब को तय ये पाया कि जी ये हसन तारक साहब से ये फिल्म बनाई जाएगी। मैं चूंकि जावेद फाजिल साहब के फेवर में था, मैंने कहा नहीं जा आप जावेद फाजिल साहब से बनवाइए, मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनके साथ काम किया, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। यूँ दहलीज साइन हुई, दहलीज बनना शुरू हुई। अभी उसका स्क्रिप्ट भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि जावेद फाजिल साहब फिर मिजाज गर्म हो गया उनका और वो स्क्रिप्ट को फेंक के फिल्म छोड़ के चले गए। जी नहीं, स्क्रिप्ट जैसी मुकद्दस चीज को मैं कभी फेंक के नहीं जा सकता। स्क्रिप्ट का एहतराम मेरे दिल में आपसे ज्यादा है।
हाँ, झगड़ा जरूर हुआ था मेरे और फिल्म दहलीज के प्रोड्यूसर के दरमियान, और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त उन लोगों में एक अच्छी फिल्म बनाने की खुशबू नहीं थी। यही मेरा बुनियादी इख्तिलाफ था कि अगर फिल्म बने तो अच्छी बने या ना बने। बहरहाल फिर उनमें एक अच्छा सेंस डेवलप हुआ फिल्म बनवाने का। उसी सेंस और उसी जज्बे की वजह से एक अच्छी फिल्म दहलीज बन के सामने आई। हम अपना फैसला सिर्फ एक शर्त पर वापस ले सकते हैं इज्जत। वो क्या? अपनी इज्जत हमारे नाम लिख दो, शादी कर दो अपनी बहन की हमारे साथ। किस सोच में पड़ गई इज्जत? तुम्हारी बहन अगर हमारी बीवी बनेगी तो तुम्हारी इज्जत पर धब्बा नहीं, बल्कि तुम्हारी इज्जत में कुछ इजाफा होगा। इज्जत, रिश्तेदारी कायम हो जाएगी तो हम वो महल तुम्हारी बहन यानी हमारी होने वाली बीवी के नाम लिख देंगे। इस तरह तुम्हारा भरम भी रह जाएगा और तुम्हारी इज्जत भी। क्या ख्याल है? हमें ये रिश्ता मंजूर है। फिल्म बुलंदी में आपने रीमा और शान को मुतारिफ करवाया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई और इसके साथ ही लोगों ने रीमा और शान की परफॉर्मेंस को बहुत सराहा। मैंने सिर्फ हकीकत से पर्दा उठाया है। अगर सच्चाई तुम्हें जहर लगी है तो ये जहर तुम्हें पीना होगा शान। अगर ये सच था तुमने यहाँ प्यार के नगमे क्यों छेड़े थे? वो नगमे झूठे थे। तुम्हारी वो कस्में? वो भी झूठी थी। और वो वादे? झूठे थे, झूठे थे, झूठे थे। मगर उन नगमों, उन कस्मों और उन वादों की गवाही तो इस घर की दीवारें भी देंगी। तुम्हें सच्चाई की सूरत दिखाने के लिए आगे इस घर की दीवारें नहीं रहेंगी। क्या कह रही हो रीमा? नहीं छोड़ूंगी, सब खत्म कर दूंगी। पागल हो गई तुम? छोड़ दो मुझे। पागल हो गई हो? मैं पागल हो गई, पागल हो गई हूँ मैं। छोड़ दो मुझे। मैं ऐसे कोई निशानी नहीं छोड़ूंगी जिसे देखकर तुम मुझ पर इल्जाम लगा सको। मैं पागल हो गई हूँ, मैं सब खत्म कर दूंगी, सब मिटा दूंगी, सब खत्म कर दूंगी। बुलंदी के बाद उन्होंने काफ़ी लंबा अरसा मेरे साथ काम नहीं किया, मुझे फिल्म में कास्ट नहीं किया, तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उस वक्त एक सरपरस्ती उनकी मेरे सर पे थी। जब बुलंदी में मैं उनके साथ काम कर रहा था, मेरे फिल्म कॉन्ट्रैक्ट जो भी थे मैं उनसे पूछ के करता था कि जी जब ऐसा मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उन्हें मुझे बहुत गाइड करते थे। लेकिन उसके बाद अचानक उन्होंने, मुझे नहीं समझ आई कि क्यों उन्होंने मेरे एकदम मेरा साथ छोड़ दिया। बेटे, बुलंदी के बाद मैंने महसूस किया था कि जिस बच्चे को मैंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, अब वो न सिर्फ अपने कदमों पे खड़ा हो गया बल्कि उछलने और कूदने लगा, और बल्कि इस तेजी से दौड़ने लगा कि वो मेरी गिरफ्त से दूर हो गया। और फिर तुम्हारी अक्सर शिकायत भी मिलने लगी कि जी शान लेट आने लगा, शान ये करने लगा, शान वो करने लगा, और मुझे ये सारी बातें कबूल नहीं थी, क्योंकि जिस शान के साथ मैंने काम किया था वो शान अब नहीं रहा था, उसका वो अंदाज नहीं रहा था, उसकी वो पंक्चुअलिटी नहीं रही थी, उसकी वो ओबीडियंसी नहीं रही थी। मैं जो कुछ भी हूँ सबसे पहले तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन उसमें जो बहुत ज़्यादा हिस्सा है वो वाकई ही जावेद फाजिल का है, क्योंकि मैं तो एक आम सी रीमा थी, मुझे लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया तो जावेद फाजिल ने, इसका टोटल क्रेडिट उन्हें ही जाता है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब ऐसा ही होगा। अगर तुम उसकी जिंदगी चाहती हो और चाहती हो कि अस्पताल के बाद वो घर वापस चला जाए, तो फिर अपनी आंखों में, अपने दिल में और अपनी जबान पे उसके खिलाफ नफरत का जहर भर लो। नहीं, ये सजा मौत से भी बदतर है पापा। दो ही सूरतें हैं, उस कमीने की मौत या फिर उससे नफरत, वरना आज के बाद तुम्हारे और उसकी मुलाकात उसकी मौत के बाद होगी। समझता हूँ जिन लोगों को उन्होंने मुतारिफ कराया वो सभी इस वक्त बड़े मसरूफ़ हैं, मारूफ हैं, और अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज्जत दी है। उनमें से एक मैं भी हूँ। जावेद फाजिल साहब ने मुझे अपनी फिल्म हिसाब में, जो कि इंग्लैंड में बनी थी, उसमें मुझे पहली मरतबा कास्ट किया था। हर किस्म की फिल्म उन्होंने बनाई है और उसमें वो कामयाब रहे।
यही वजह है कि वो हमारे पाकिस्तान के वाहिद डायरेक्टर हैं जिन्होंने 3 मरतबा नेशनल अवार्ड लिया। बहैसियत कॉमेडियन के मैं जावेद फाजिल साहब के बारे में क्या राय रखता हूँ, वो राय ये है कि जावेद साहब कॉमेडी के कोई इतने ज़्यादा शौकीन नहीं है और वो कॉमेडी सीन बहुत पिक्चराइज करते हैं, लेकिन उसको इसलिए पिक्चराइज करते हैं ज़्यादा ताकि जब फिल्म की लेंथ कम करनी हो तो वो सीन निकाल के फिल्म की लेंथ को वो पूरा कर लेते हैं। सुना आपने ये उमर शरीफ क्या कह रहे थे? क्या आपको कॉमेडी की वाकई कोई सेंस नहीं या आपने कोई मुकम्मल कॉमेडी फिल्म नहीं बनाई? जहां तक मुकम्मल कॉमेडी फिल्म बनाने का ताल्लुक है तो शायद आप मेरी फिल्म बहुत कम देखती हैं। आपको पता नहीं कि मैंने एक मुकम्मल कॉमेडी फिल्म बनाई थी, उस्तादों के उस्ताद। अब रही बात उमर शरीफ साहब की, तो ये बात वो बहुत दफ़ा कह चुके हैं और आज मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ। हुआ ऐसे कि एक फिल्म थी दुश्मनों के दुश्मन, जिसका स्क्रिप्ट मैंने उनको दिया। स्क्रिप्ट उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। जहां तक कॉमेडी पोर्शन का ताल्लुक था उसमें उमर की तरफ से उस नीयत का इजहार नहीं हो सका जो सीनों में रिक्वायर्ड थी। उसकी वजह यकीनन ये थी कि उस फिल्म में उनके साथ हर फ्रेम में मोइन अख्तर मौजूद थे और उमर का ये कहना था कि मैं मोइन अख्तर के लिए क्यों अच्छे फकरे लिखूं। मेरा ये कहना था कि ये कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान में कादर खान ने गालिबन शक्ति कपूर के लिए लिखते हुए कभी एतराज नहीं किया। उसने उसे बराबर का शेयर राइटिंग में दिया और परफॉर्मेंस में भी दिया और इसी वजह से इन दोनों का क्लैश रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि मोइन अख्तर ने अक्सर शूटिंग में उसे गाना शुरू कर दिया। वो सीन मुकम्मल नहीं हो पाए, उनके लिंक्स मुकम्मल नहीं हो पाए जो शूट हुए हुए सीन थे और फिल्म मुकम्मल हो गई उन सीनों के बगैर। और वो ऐसे वो भी जो पोर्शन था वो सारा साइड ट्रैक था जिसका इन कहानी से इतना बड़ा गहरा ताल्लुक नहीं था और लिंक्स ना मुकम्मल होने की वजह से मुझे वो सीन निकालने पड़े, जिसकी वजह से उमर शरीफ साहब काफ़ी बरहम हुए और आज तक वो इस बात का मुझ पर इल्ज़ाम देते हैं कि मुझे कॉमेडी की सेंस नहीं। ये ज़रूर है कि मैं इररेलेवेंट कॉमेडी का कायल नहीं, जिसे हमारे मुल्क में किचन कॉमेडी या साइड ट्रैक कॉमेडी कही जाती है और मुझे शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं। मेरी कई फिल्में जिनमें देजीज लाजवाल ऐसी हैं। प्यार दीवानगी का नाम नहीं, प्यार हुस्नो जमाल होता है, आप अपनी मिसाल होता है, प्यार तो लाजवाल होता है। मेरी पहली फिल्म जावेद फाजिल साहब के साथ थी लाजवाल और उसके बाद मेरी फिल्म थी फैसला और तीसरी फिल्म थी उस्तादों के उस्ताद। उसके बाद आगी आग और ज़माना, बेशुमार फिल्में उनके साथ मैंने की एंड मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो चंद अच्छे हिदायतकार हैं उनमें से एक जावेद फाजिल हैं, पढ़े लिखे, अपने काम को पूरी तरह समझना और वैसे ही उसको निभाना, अदा करना। आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर। आप टेलीविजन के लिए ड्रामा सीरियल्स की हिदायत भी दे रहे हैं, ये तजुर्बा कैसा रहा? बहुत खुशगवार, वेरी प्लेजेंट। इसकी कई वजूहात हैं। एक तो इसमें कमर्शलिज्म का वो खौफ नहीं है जो फिल्म में होता है। उसके अलावा मौज़ूआत के चुनाव के लिए बड़ी वुसअत है इसमें। बहुत से ऐसे मौजू जो हम फिल्म में नहीं ट्राई कर पाते कमर्शलिज्म की वजह से, यहाँ उसकी बड़ी खुली इजाज़त है। फिर उसके अलावा ये बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका बड़ा फ़ायदा उठाया मैंने अपने सीरियल्स में, नाज़रीन ने देखा है। उसके अलावा माहौल बड़ा अच्छा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, एनी हाउ हर वे में इट इज़ वेरी प्लेजेंट। मगर इन सारी बातों के बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि फिल्म मेरी बुनियाद है, मेरी पहचान है, मेरी शनाख्त है। हाँ, ये ज़रूर है जो कुछ मैंने फिल्म से सीखा उसे
टेलीविजन मीडिया से प्लस करके पेश किया। नाव है वक्त मझधार है, जिंदगी नाव है वक्त मझधार है। कंदील मेरा पहला टीवी सीरियल था, घर गलियां और रास्ते। मौजू के एतबार से कोई नया नहीं था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, मगर यह था कि स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने पहले दिन ही सोच लिया था कि मैं इसमें फिल्म टेक्नोलॉजी को एंटर करूंगा। और उसके लिए मैंने ये किया कि मैंने काफी मुताला किया टेलीविजन का, बाहर के भी चैनल्स का, और फर्क महसूस किया, और फिर मैंने उसमें ब्लेंडिंग की, फिल्म की। घर गलियां रास्ते के बाद दूसरा मेरा टीवी सीरियल है मझधार, जो मैंने मीडियाकॉम के लिए बनाया। यासीन मलिक इसके प्रोड्यूसर हैं। इसमें एक वो यूनिवर्सल जो प्रॉब्लम है डाइवोर्स, उसको काफी डिस्कस किया गया है, और वही इसका बुनियादी मौजू है। काफी अच्छा है तजर्बा, पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर कोशिश है, और यकीनन लोगों को पसंद भी आएगी। तो ये सब कुछ ख्वाब था क्या? क्या ये सब कुछ ख्वाब था? अगर ये ख्वाब भी था तो टूटा क्यों? इस टूटे हुए ख्वाब की किरचियां मेरी आंखों को जख्मी कर रही हैं। बीइंग एन एक्टर, जो मैंने उनके साथ काम करके फील किया है, उनका टेम्परामेंट थोड़ा सा जो है वो उन्हें चाहिए कि उसे कंट्रोल करें। बाज़ दफ़े वो बाज़ छोटी छोटी बातों पे जिटरी से हो जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं। मिजाज में गुस्सा बहुत है उसके, हत्ता कि घर में भी उसकी ये हालत है, तमाम बर्तन तोड़ देगा। इसका होता है जैसे जुनूनी आदमी, जुनूनी। वो गुस्सा ना किया करें। मैंने देखा है वो जब झुंझुला जाते हैं तो फिर वो काम को जो है ना लपेटना शुरू कर देते हैं। इसमें सदाकत है, ये शुरू से ही इसके दिमाग में और इसके था वो गर्मी, जिसको हम गर्मी खोरा कहते हैं ना, वो था। जब सेट पे आते हैं तो ये फिरौन हो जाते हैं, काफी फिरौन हो चुके हैं, आंखें माथे से भी कुछ जरा ऊपर हो गई हैं। अब तो मैं इनको इतना समझता हूँ कि उनके टोपी के एंगल से मैं बता सकता हूँ कि ये कितने गुस्से में। टोपी ऊपर होगी तो जॉली मूड में होंगे, टोपी जैसे जैसे नीचे आती जाएगी भाई, जावेद साहब नजर नहीं आएंगे आपको, वहां पे एक प्रोसेस नजर आएगा, फनाउन हनूत हुआ। उसके कुछ कोई प्रोड्यूसर मेरे पास आया, उन्होंने शिकायत की कि जी जावेद मिसबिहेव करता है, टेम्पर लूज कर जाता है। सुना है आप बहुत जल्द टेम्पर लूज कर जाते हैं, क्या बहुत गुस्सा आता है आपको? जी हाँ, बहुत गुस्सा आता है। उस वक्त जब मेरे सेट पे डिसिप्लिन ना हो, जब मुझे दूसरे आर्टिस्ट की तरफ से वो एटीट्यूड ना मिल रहा हो जो रिक्वायर्ड हो मेरे सेट पे, और नॉन प्रोफेशनलिज्म की जब इंतहा हो जाए तो वाकई में टेम्पर लूज करता हूँ। चाहे मेरा काम सफर हो रहा हो, मोहम्मद बहुत गुस्से में आ जाता हूँ, मगर फिर कूल डाउन होना ही पड़ता है अच्छा काम करने के लिए। नाजरीन के लिए कोई पैगाम? वो यही कि जो डाली झुकना ना जाने वो टूट जाती है।